हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस साहब में। साथियों, आज आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। ये पुस्तक आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, जो कि पिछले 33 सालों से यूपीपीसीएस और यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं वो सारा कवर किया गया है। इसमें टोटल 4233 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी आधारित एवं वर्तमान प्रश्नों के बदलाव के अनुक्रम में व्यवस्था सहित व्याख्या सहित हल संबंधित आयोग की संशोधित आंसर की द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक एवं यूनिक प्रश्नों का अद्वितीय संकलन है। इसमें बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसको हमारे साथ पूरा पढ़िए आराम से, और अगर आपने इस पूरे बुक को सही से पढ़ लिया तो आपको पॉलिटी कहीं भी अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन आपको इसी बुक से हर चैप्टर वाइज का व्याख्या सहित सॉल्व प्रश्न दिया गया है और हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस दिया गया है और सारे सिलेबस को कंप्लीट किया गया है। ये पूरा सिलेबस लिखा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833। ये है आपका पूरा सिलेबस पॉलिटी का। कोई भी चैप्टर इसमें छूटा नहीं है। ठीक है, तो इस बुक को हमारे साथ आप लोग कंप्लीट करिए, पढ़िए सही से, और आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ये बुक हमारे साथ जो सही से पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके अलावा कहीं से आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा किसी भी परीक्षा में, चाहे वो किसी भी राज्य की परीक्षा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आईएएस पीसीएस 2022-23 में पूछे गए प्रश्नों पर विशेष है, जो 2 साल में 2022 और 23 में पूछे गए हैं उनको पहले देखेंगे, उसके बाद में चैप्टर वाइज हम शुरू करेंगे। अध्याय 1 है सरकार की शासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली जिसको कहते हैं। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी है, संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत भी निर्दिष्ट किए गए हैं। ऑप्शन सी है, संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को भी निर्दिष्ट किया गया है। भारतीय संघवाद शक्तियों की पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं पूछा गया था, ये नहीं है। न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है, भारतीय संघवाद शक्तियों की पृथक्करण के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। यह शक्तियों के विभाजन के साथ साथ केंद्र को अधिक सशक्त बनाने का प्रावधान करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था है द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट से पूछा गया है। अध्याय 2 से भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पूछा गया सवाल है। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया था? ऑप्शन 1 है, इसने युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया। ऑप्शन बी है, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिलरों की पदावधि 5 वर्ष नियत की गई। ऑप्शन सी है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया। ऑप्शन डी है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया। यह आपके यूपीएससी ईपीएफओ
ईओ और एओ 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनकी पदावधि 5 वर्ष नियुक्त की गई। इस एक्ट द्वारा मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। साथ ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल को मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है चार्टर एक्ट 1813 से लिया गया है सवाल। चार्टर एक्ट 2013 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 सही है, एक ऑप्शन है जो गलत है। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। ऑप्शन बी है, इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्ता को स्थापित किया। ऑप्शन सी है, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। पहला सही है। ठीक है, इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्ता को स्थापित किया। ये भी सही है। ऑप्शन सी है, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बसिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा क्षेत्र के प्रसार की व्यवस्था की थी। और यहाँ क्या कहा गया है, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यहाँ कहा गया है बसिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रसार व्यवस्था की थी। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही क्या है, गलत है। 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 से एक सवाल पूछा गया है 2023 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1853 का चार्टर एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या 1793 का अधिनियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 8 फरवरी 1921 को हुई। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता वायसराय द्वारा की जाती थी। चैम्बर के पहले चांसलर बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह थे। पाँच है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी सी है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी है 1919 के मार्लेमिंटो सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। द्वैध शासन से तात्पर्य है शक्तियों का बंटवारा करना और उसके प्रशासन की अभिन्न व्यवस्था करना। इस व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया। कुछ प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन दिया है जो सही नहीं है, बाकी 3 कथन सही है। यह गोलमेज परिषदों का परिणाम था। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का उपबंध किया गया था।
इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा। इसमें भारतीय स्वायत्तता का उपबंध समाविष्ट किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, 1 ऑप्शन गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 3 गोलमेज सम्मेलनों के संपन्न होने के बाद पारित किया गया था। इसके द्वारा सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान लाया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 3 गोलमेज सम्मेलनों में के संपन्न होने के बाद पारित किया गया। इसके द्वारा सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान लाया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से संविधान निर्माण के चरण। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। ये सवाल PCS 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो हुआ संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950, यानी कानून बनके संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को बन गया। 26 नवंबर 1949 को कानून बन गया। ठीक है, उसके बाद लागू कब से हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के प्रमुख प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित एवं और सीमाबद्ध करता है। ऑप्शन डी है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान एक ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज होता है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत होता है। संविधान सरकार की शक्तियों को परिभाषित कर उन्हें सीमाबद्ध करता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून है तथा अन्य सभी विधियों का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 9 दिसंबर 1947 को, 28 अप्रैल 1947 को, 22 जनवरी 1947 को या 13 दिसंबर 1946 को। ये MP PCS 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बना, को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई थी। इसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने।
उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बना, को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई थी। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा कथन है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे हैं, उसमें सही और गलत बताना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई। इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई। इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। दूसरा कथन है, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। 2 कथन दिया है, दोनों कथन हमें सही गलत बताना है। दोनों सही है या दोनों गलत है या एक गलत है एक सही है, ये हमें चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। इन्होंने 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, अतः दोनों कथन सही है। इसके आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। अब इसमें दोनों कथन में हमें सही गलत बताना है कि दोनों कथन सही है या एक गलत है या एक सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन दूसरा कौन था, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। ये दूसरा कथन कह रहा है गलत है। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर का दिन इसके लिए इस कारण चुना गया क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसे मनाने का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना है, अतः कथन पहला सही है। भारत की संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। इसलिए अतः कथन 2 गलत है। यहाँ कथन 2 में दिया गया है, क्या दिया गया है,
अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई गई। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तारीख दी गई है। ठीक है, और यहाँ तारीख है 29 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इनमें से 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, या राजेंद्र प्रसाद ने, या भीमराव अम्बेडकर ने, या अल्लादी कृष्णारामी अय्यर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना बना। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? पहला ऑप्शन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरा कथन है, इसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, अस्थायी नहीं बनाए गए थे, अस्थायी बनाए गए थे, कुछ दिनों के लिए ही बनाए गए थे। उसके बाद में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, दूसरा कथन खाली इसमें गलत है, अस्थाई अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल अस्थाई नहीं थे, अस्थाई थे। तो इसका आप सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, या 2 वर्ष 10 माह 5 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। या ऑप्शन दिया उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण के निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? महात्मा गांधी ने कहा था, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या एनी बेसेंट ने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संविधान निर्माती संविधान सभा के संदर्भ में कहा कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा की समिति दी गई है और इसके अध्यक्ष दिए गए हैं। उनको सही मिलान युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, कि सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे?
मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 2 का 1 से मिल जाएगा, 2 का 1 से। इसमें पूछ रहा कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसमें केवल 3 युग्म जो हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। कौन कौन सा? तो ये भाषा वाला बिल्कुल गलत है। भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष एस सी मुखर्जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। मौलिक अधिकारों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्लीस्ट से लेटेस्ट तक। संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 दूसरा नंबर है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाना। तीसरा है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन। चौथा है नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसको शुरू अर्ली से लेके मतलब सबसे पहले वाला और सबसे बाद का क्रम से लगाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ और सबसे बाद में क्या हुआ। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो सबसे पहले नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, उसके बाद में संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण, फिर है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, उसके बाद में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन, ठीक है। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण 17 दिसंबर 1946। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाना 22 जुलाई 1947। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन 28 अप्रैल 1949। उसके बाद में है संविधान के प्रमुख भाग, अनुसूची और अनुच्छेद से सवाल पूछा गया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का सही सुमेलित नहीं है? अधिकरण भाग 11 में बताया गया है। उसके बाद संघ राज क्षेत्र भाग 8 में बताया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में बताया गया है। राजभाषा भाग 17 में बताया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन भाग सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही सुमेलित हैं। तो जो भाग अधिकरण है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। राजभाषा भाग 17 से है, ठीक है। संघ राज क्षेत्र है भाग 8 से। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 से। अधिकरण भाग 14 का से सुमेलित है, ठीक है। ये PCS पीरियड 2000 पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पिछले साल पूछा गया था 2023 में। संघ राज क्षेत्र भाग 8 में, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, राजभाषा भाग 17 में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका राज क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, पहले क्या है उसके बाद क्या है फिर उसके बाद कैसे है, उसको एक क्रम में लगाना है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले आएगा संघ तथा उसका राज क्षेत्र पहला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को 22 भागों और 395 अनुच्छेदों में बांटा गया है। संविधान के भागों का सही सुमेलन निम्नलिखित है। भाग 1 में संघ तथा उसका राज क्षेत्र दिया गया है, क्या विषय दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता दी गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के विषय के बारे में कहा गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय के बारे में कहा गया है, ठीक है। भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। उसके बाद अनुसूची से सवाल है,
निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अपवादों को छोड़कर दंड विधि पर विधान समवर्ती सूची के अधीन एक विषय है। अपवादों को छोड़कर दंड विधि पर विधान समवर्ती सूची के अधीन एक विषय है। उसके बाद में है शोधन अक्षमता और दिवाला समवर्ती सूची के अधीन विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज सूची के अधीन एक विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज सूची के अधीन एक विषय है। बैंक कार्य केवल संघ सूची के अधीन है। बैंक कार्य केवल संघ सूची के अधीन है। इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा शोधन अक्षमता और दिवाला समवर्ती सूची के अधीन विषय, यही गलत है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। दंड विधि पर विधान बनाना समवर्ती सूची का विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज सूची के अधीन है। बैंकिंग व्यवस्था केंद्र सूची का प्रमुख विषय है। शोधन अक्षमता व दिवाला समवर्ती सूची का नहीं, अपितु संघ सूची का विषय है। भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? छठी अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं जोड़ी गई थी, या 9वीं जोड़ी गई थी, या 7वीं जोड़ी गई थी, या अनुत्तरित कोई भी नहीं जोड़ी गई थी? तो इसका RPSC 2023 में पूछा, यानी पिछले साल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, तथा 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार संसद विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुसूचित जात, ऑप्शन बी है धार्मिक अल्पसंख्यक, ऑप्शन सी है अनुसूचित जनजात, ऑप्शन डी है भाषाई अल्पसंख्यक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजात। पांचवी अनुसूची जनजात समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इससे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर समस्त भारत के अनुसूचित जनजाति के कल्याण की बात कही गई है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा। पांचवी अनुसूची जनजात समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इससे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर समस्त भारत के अनुसूचित जनजाति के कल्याण की बात कही गई है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या पूर्व अपेक्षाएं हैं? किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या पूर्व अपेक्षाएं हैं? पहला है जनजात जनसंख्या का बाहुल्य। दूसरा है उस क्षेत्र की सघनता और यथोचित अपाप। तीसरा है उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। चौथा है अधिसूचना संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसकी अधिसूचना संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी होना आवश्यक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चारों बातें इसमें सही कही गई हैं। ठीक है, चारों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244(1) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है। इसके साथ ही जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता, क्षेत्र की सघनता, उचित आकार, क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि मानदंड होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन ऐसे किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन ऐसे किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है अंतर्राज्य परिषद, ऑप्शन डी है भारत की संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। 5वीं अनुसूची के भाग ख के तहत ऐसे प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जिसमें 20 सदस्य होंगे। 5वीं अनुसूची के भाग ख के तहत ऐसे प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जिसमें 20 सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न युगों में से कौन सा युग संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। संविधान की अनुसूची और विषय सम्मिलित सही सुमेलित नहीं है। 9वीं अनुसूची कह रहा है राजभाषा, 9वीं अनुसूची में राजभाषा में स्थानों का आवंटन है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद में 3री अनुसूची कह रहा है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं, बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ये भी सही है। यानी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं है। ठीक है, ये PCS 2023 में पूछा गया प्रश्न है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन है। विकल्प में दिए गए अनुसूची और विषय का सही सुमेलन निम्न है। 9वीं अनुसूची है, उसका विषय है कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमान्यकरण करना। ठीक है, 3री अनुसूची दी है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, बिल्कुल सही था। 8वीं अनुसूची भाषाएं दी गई थी। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता दी गई थी। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, भारत के संविधान की अनुसूची और विषय सूची को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान की अनुसूची और विषय सूची के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में पहली अनुसूची दी गई है जो उसमें है कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप है। ठीक है, और 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, 5वीं अनुसूची में है इसको मिलान करना। ठीक है, 5वीं अनुसूची में है आपका अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, पहली अनुसूची संघ एवं राष्ट्र संघ क्षेत्र है। तीसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध, प्रशासन एवं नियंत्रण। 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण करना।
तो ये प्रश्न में पूछ रहा था उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो केवल एक सही सुमेलित है। कौन सा? ये केवल 5वीं अनुसूची ये वाला एक सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? खासी को, सिंधी को, कश्मीरी को या उर्दू को? तो इसका सही आंसर है सिंधी को। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। संविधान का 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं वर्णित थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन में 2003 द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम अनुसूची और विषय या प्रावधान क्या है? ठीक है, में बात करिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, बिल्कुल। द्वितीय अनुसूची में है शपथ, बिल्कुल सही है। द्वितीय में है राष्ट्रपति, न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते का संबंधी प्रावधान है। तृतीय में है शपथ के बारे में कहा गया है। चौथे में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पंचम में है अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा AEBCD। ठीक है। प्रथम का राज्य केंद्र शासित प्रदेश, प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम अनुसूची में कहा गया है राज्य और केंद्र शासित के बारे में। द्वितीय अनुसूची में कहा गया राष्ट्रपति, न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते के संबंधी प्रावधान है। तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में कहा गया। चतुर्थ में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। पंचम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तृतीय अनुसूची दी गई है। तृतीय अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान से सुमेलित किया जाएगा। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची, आठवीं तो हो जाएगा भाषा से। ठीक है। सातवीं अनुसूची है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय की सूची। ठीक है। तो 1, 2, 1 का यहाँ इसका सही हो जाएगा 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान से। चतुर्थ अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। सातवीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। उसके बाद में आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में कहा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीक प्रशिक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तकनीक प्रशिक्षण, जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं स्थानीय स्वशासन से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा आदि शामिल है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियों का उपबंध था। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में, जो दल बदल से संबंधित था, जोड़ा गया। 1992 में 73वें संविधान, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्रमशः 11वीं अनुसूची पंचायती राज तथा 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन जोड़ी गई। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके परिणाम को सर्वोच्च रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, इसमें जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को आंतरित करने पर रोक लगेगी। ऑप्शन बी है, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। ऑप्शन सी है, इससे वह क्षेत्र संघ राज क्षेत्र बदल जाएगा। ऑप्शन डी है, जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 244(1) राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंध में प्रावधान है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची 10 राज्यों नामता छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। 5वीं अनुसूची स्थानीय समुदायों के लघु वन उत्पाद, जल व खनिजों पर अधिकार सुनिश्चित करती है। अतः यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को आंतरित करने पर रोक लगेगी। अब यहाँ अनुच्छेद से आर्टिकल से सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित सूची पी को सूची आर से अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची पी और सूची आर दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी यानी सीएजी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में कही गई है? उसके बाद सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद से है? संघ के खातों का प्रपत्र, ऑडिट रिपोर्ट कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनना है हमें, ठीक है। तो सीएजी की नियुक्ति सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 और 2। 1 3 4 2 सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में कही गई है। उसके बाद सीएजी के कर्तव्य अनुच्छेद 149 में कहे गए हैं, ठीक है। संघ के खातों का प्रपत्र, सीएजी की नियुक्ति 149 में, सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ 149 में कहे गए हैं। सीएजी संघ के खातों का प्रपत्र है आपके अनुच्छेद 150 में, ठीक है। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट है जो है वो अनुच्छेद 151 में बात है उसकी। सीएजी की नियुक्ति 148 में, सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ 149 में, संघ के खातों का प्रपत्र 150 में, ऑडिट रिपोर्ट 151 में। निम्नलिखित सूची पी निर्देशक सिद्धांत
सूची आर अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। निर्देशक सिद्धांत है सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 48 से दिया गया है उसके सामने। ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा 39 से दिया गया है। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 दिया गया है। स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 दिया गया है। कह रहा है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 1 3 4 2 1 3 4 सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता ये हो जाएगा अनुच्छेद 39 ए से। ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण की सुरक्षा 48 ए से। 2 1 4 2 1 3 4 और काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 से। और डी का स्मारकों की संरक्षण स्मारकों का संरक्षण है जो अनुच्छेद 49 में बात की गई। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 ए। पर्यावरण की सुरक्षा 48 ए। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। ठीक है। उसके बाद में मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ऑप्शन 1 है यह भार याचिकाकर्ता पर है। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी है। ऑप्शन बी है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। ऑप्शन सी है 21 19 व अनुच्छेद 21 19 व 14 परस्पर सामान्य नहीं है। ऑप्शन डी है जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न यानी उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में दिए गए अपने फैसले को पलट दिया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव से अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 36 है किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 1 में, अनुच्छेद 122 2 में, अनुच्छेद 120 1 में या ए और बी दोनों में। अनुच्छेद 120 1 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुच्छेद 120 1 के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 37 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17 में। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म लिंग जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 धर्म लिंग जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 का संबंध है धर्म लिंग जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 22 है का संबंध गिरफ्तारी कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 38 है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग के आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जाति से संबंधित है। चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 342A संविधान के 102वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन और चार और केवल एक और चार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक और चार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति से संबंधित कार्यवाही का प्रावधान करता है। तो वहीं अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 342A जिसमें अनुच्छेद 342A जिसे 102वें संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में शामिल किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया कि वह शैक्षिक व सामाजिक पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकता। अतः कथन 1 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यक्ष किसी सदस्य को संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 19A के तहत, अनुच्छेद 343A के तहत, अनुच्छेद 120A के तहत, अनुच्छेद 210A के तहत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 120A के तहत। भारतीय संविधान अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 में प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 120 एक ऐसा कोई सदस्य जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वह अपनी मातृभाषा में सदन में अभिव्यक्त कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 120 एक ऐसा कोई सदस्य जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वह अपनी मातृभाषा में सदन में अभिव्यक्त कर सकता है। निम्न का सही मिलान किए। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 32 मिलान करना है, समानता का अधिकार 29 से 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो बी का 3, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 के कहा गया है और समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए यूएन शांति सेना का प्रयोग, उसके बाद मध्यस्थ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने
का अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इसमें यूएन सेना के प्रयोग की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, यातना के विरुद्ध निषेध, कार्योत्तर विधि। यूपी पीसीएस 2030 यानी पिछले साल ही पूछा गया था पीसीएस वाली परीक्षा में। दोहरे दंड की धारा अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है। कार्योत्तर विधि अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है। अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 20 में यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 324 दिया गया है, अनुच्छेद 315 दिया गया है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, लोक सेवा आयोग से 315 संबंधित है, ठीक है, और 338 है जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग से संबंधित है, ठीक है। 315 लोक सेवा आयोग से, 324 है जो कि है इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा 4321। 2023 में पूछा गया था पीसीएस की परीक्षा में। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा सी पंचायतों की शक्ति नहीं है? भूमि विकास, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण, भूमि राजस्व का विनियमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व वर्णित है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यों का वर्णन है। पंचायत के कार्यों में भूमि विकास, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी, मृदा संरक्षण शामिल है। भू राजस्व का विनियमन पंचायत का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 45 हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में हम यहीं तक रखेंगे। तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।